नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुच्छेद 18 की यानी आर्टिकल 18 की। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को आर्टिकल 17 खत्म किया था और मैंने बोला था कि आज हम लोग आर्टिकल 18 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने जो भी इसके पहले के सारे वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे, या आपने डायरेक्ट पढ़ना तो नहीं चालू किया। तो पहले आप ये क्या करो, मुझे कमेंट करो कि आपने आर्टिकल 17, 16, 15, 14 और 12 पढ़ा कि नहीं, मूल अधिकारों में जो भी आर्टिकल्स है, उसके बाद ये वीडियो देखिए। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो काफी अच्छा है। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखी है तो वापस से जाओ, वो सारे वीडियोस देखो। मैंने प्लेलिस्ट में पॉलिटी के लेक्चर में सारे वीडियोस जो है मैंने 1 बाय 1 ऐड करके रखे हैं आप लोगों के लिए। तो पूरी तैयारी मैंने उसमें आपको करा के दी हुई है कि ये सारे आर्टिकल्स कैसे पढ़ने वाले। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग एक स्टोरी समझ लेते हैं कि आजादी के पहले के माहौल कैसे थे। कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या करती थी कि जो लोग मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे, और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए क्या होते थे, राष्ट्रीय पैमाने पे बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे स्वतंत्रता के लिए। तो ये क्या कर रहे थे, जो लोग चाटुकारिता में मतलब ज्यादा रुचि रखते थे उन लोगों को ताकि वो ब्रिटिश सरकार की चाटुकारिता करते रहे, तो उनके लिए क्या कर दिया जाता था, उनको कोई ना कोई उपाधि दे दिया जाता था। ठीक है, जैसे राय बहादुर उपाधि दे दिया तो बंदा क्या करता था कि बोलता था यार मेरे को ब्रिटिश सरकार ने एक विशेष उपाधि दे दिया है, लेविश एकदम लाइफ हो गई है मेरी, तो मैं अब ब्रिटिश सरकार के सपोर्ट में रहूंगा। तो ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, उनको लालच के रूप में वो उपाधि दे देती थी और वो ब्रिटिश सरकार के गुलाम रहते थे। नो डाउट कि कुछ कुछ लोग अच्छे भी थे जिनके कार्य देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उनको ये उपाधि दे दी गई थी, ताकि जनता में लोगों को लगे कि ब्रिटिश सरकार कुछ अच्छा भी काम करती है। लेकिन आप समझो 80+ लोग ऐसे थे जिनको ब्रिटिश सरकार को वो समर्थन करे, इसके लिए ब्रिटिश सरकार उनको क्या करती थी, ये उपाधियां दे देती थी। ठीक है, जैसे उपाधियों में बात करूं, पहले जो दे दिया जाता था, ठीक है, राय साहब, राय साहब नहीं बोल सकते हो आप, राय बहादुर। ठीक है, राय बहादुर आपका पहले जो था, किसी को भी क्या बोल दिया जाता था, राय बहादुर की उपाधि दे दी जाती थी। आपने सुने होंगे इनके दादा राय बहादुर थे, तो वो राय बहादुर क्या थी, उनकी एक उपाधि थी। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या रहता था, राजा, राजा की उपाधि दे दी जाती थी। ये उस मतलब उस जगह के राजा हैं, तो ये राजा भी क्या थी, उस समय की एक उपाधि थी। ठीक है, फिर इसके बाद सर, सर की उपाधि। ठीक है, ये भी क्या है, सर की उपाधि थी। ठीक है, हिज हाइनेस, ये भी क्या थी, एक उपाधि थी। यानी ये जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में, वो क्या करते थे, ये सारी उपाधियां देते थे। किसको देते थे, जो भी भारतीय जनता थी, ताकि वो क्या करे, ये उपाधियां देने के बाद वो क्या करने लग जाए, ब्रिटिश सरकार की गुलामी, यानी उनकी जो कहा बातें हैं वो सुनने लग जाए। क्योंकि क्या होता था, ये उपाधियां देने से उनकी इज्जत जो है समाज में बढ़ जाती थी। जो ब्रिटिश सरकार के अफसर भी रहते थे उनको क्या देते थे, रेस्पेक्ट देते थे। ठीक है, जैसे आज के समय में अगर देखा जाए कि किसी को अगर कोई सम्मान दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा, तो ये जो पुलिस हवलदार रहते हैं वो थोड़ी इज्जत देने लगते हैं। ठीक है, कि इसको क्या है, भारत सरकार द्वारा कोई सम्मान प्राप्त है। तो वैसे उस समय में भी होता था, जिसको वो सम्मान प्राप्त हो जाता था उसको भी क्या दिया जाता था, बहुत इज्जत दिया जाता था, जिसकी वजह से लोग क्या करते थे, ब्रिटिश सरकार की चाटुकारिता भी करते थे। ठीक है, ये वर्ड गलत होता है, लेकिन क्या किया जाए, इनडायरेक्टली जो संविधान है, हमारा संविधान इसीलिए इनका क्या करता है, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, क्या है, उपाधियों का अंत। यानी उपाधियों का अंत से अर्थ क्या है कि कोई भी सरकार की चाटुकारिता ना करे, इसके लिए सरकार उनको कोई उपाधियां ना दे पाए, इसीलिए संविधान में इसको बड़े कड़ी तरीके से मनाही करता है कि कोई भी राज्य या कोई भी सरकारी जो भी महकमा है या राज्य सरकार हो, राज्य सरकार मतलब क्या होता है, जो अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12 में के अनुसार जो भी उसमें राज्य का वर्णन किया गया है। मैंने आपको अनुच्छेद 12 शुरुआत में पढ़ाया था कि राज्य किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, इसीलिए मैंने बोला कि वीडियो 1 बाय 1 देखिए। जब 1 बाय 1 देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आएगा। तो जो भी राज्य है, ठीक है, चाहे वो संघ की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे नौकरशाही हो, जो भी राज्य के अंतर्गत आती है, वो कोई भी, ठीक है, वो कोई भी संस्था क्या किसी को भी कोई उपाधि नहीं दे सकती है। क्योंकि क्या है ना, संविधान निर्माताओं को पहले ही पता चल गया था। संविधान निर्माताओं ने
जो संविधान निर्माता थे वो आजादी के पहले भी थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा था जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई होती थी, जो ब्रिटिश सरकार के उस टाइम क्या रहते थे, ऑफिसर रहते थे, वो देखते थे कि इनके आंदोलन को नष्ट करने के लिए मतलब खत्म करने के लिए वो क्या करते थे, किसी ना किसी उस ग्रुप के व्यक्ति को पकड़ लेते थे और उसे क्या कर देते थे, उसे कोई ना कोई सम्मान दे देते थे। तो वो व्यक्ति क्या चले जाता था, अंग्रेज सरकार के समर्थन में चले जाता था और स्वतंत्रता संग्राम जो था, राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह, वो सब कमजोर होने लगते थे। तो ये चीज क्या था, ये चीज हमारे किसने देखा था, सारे सेनानियों ने देखा था। और वही बाद में उनमें से जो अपना संविधान निर्माता बने, ठीक है, तो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, कि हमें क्या है, आजादी के बाद जो है इस उपाधियों का अंत कर देना है। तो जैसे ही संविधान लागू हुआ, अनुच्छेद 18 के तहत आप देखोगे, अनुच्छेद 18 के तहत इन्होंने क्या कर दिया, सारे उपाधियों का अंत कर दिया। तो ये अनुच्छेद 18 जो है, ये सिर्फ इसी सिलसिले में है। और इसी अनुच्छेद 18 यानी आर्टिकल्स 18 में 4 खंड भी दिए हुए हैं, ठीक है। 18(1), 18(2), 18(3), 18(4), ठीक है, 4 खंड दिए हुए हैं। तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन क्या है, पहले आप लिख लो कि उपाधियां क्या क्या होती हैं, ठीक है, मतलब उपाधियां क्या होती है, ताकि आपको समझ में आए। लेकिन पहले आप शीर्षक लिख लीजिए, अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18। क्या लिख लो, अनुच्छेद 18, ठीक है, अनुच्छेद 18 यानी आर्टिकल 18 क्या है, उपाधियों का अंत। 1 लाइन में लिखिए, उपाधियों का अंत, ताकि ये क्या रहे, आपको याद रहे। यानी एबॉलिशन ऑफ टाइटल, एबॉलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी मीनिंग इसके लिए लिखाता हूं, क्योंकि देखिए जो बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ना, उनको क्या है 50-50 समझ में आता है। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उनको विशेषता क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाले ही लैंग्वेज समझ में आते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हिंदी के ही समझ में आते हैं। इसलिए जिनका मुझे लगता है कि इंग्लिश वर्ड बता देना चाहिए, मैं वो आपको बता देता हूं। तो ये क्या है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी टाइटल यानी उपाधियों का अंत, यानी जो भी उपाधियां हैं उनका अंत किया जाता है, ठीक है। तो लिखिए उपाधि क्या है, तो पहले वो लिख लेते हैं। उपाधि एक ऐसी संज्ञा है, ठीक है, उपाधि क्या है, एक ऐसी संज्ञा है जो किसी भी व्यक्ति को, जो किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ी होती है। जैसे सर XYZ, ठीक है, हिज हाइनेस XYZ, ठीक है, राजा XYZ, ठीक है। मैं किसी का भी नाम क्यों लूं भाई, किसी का नाम लूंगा, पता चला वो बोलेगा भाई मेरा नाम क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो इससे मतलब नहीं, इसलिए मैं XYZ बोल रहा हूँ। भाई XYZ किसी का नाम हुआ तो भाई माफ करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाने के लिए समझाना जरूरी है। तो यहाँ आप क्या बोल सकते हो, राय बहादुर चंद्रशेखर सिंह, ठीक है। तो अब चंद्रशेखर सिंह अब किसी का भी होगा तो इसके लिए गुस्ताखी माफ। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, ये जो थी पदे, उनको उपाधियां दी जाती थी, ठीक है। तो ये क्या है, एक संज्ञा है जो किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ी होती है, ठीक है, तथा उसे जनसाधारण की तुलना में विशेष अधिकार या बोलो विशेषता प्राप्त होती है, या वो जनसाधारण की तुलना में विशेष सिद्ध करती है उस व्यक्ति को, ठीक है। जैसे स्वतंत्रता पूर्व भारत में राय बहादुर, राजा, सर और हिज हाइनेस की उपाधि दी जाती थी, तथा और इसमें एक आप वो भी लिख सकते हो, दीवान बहादुर, ये भी एक उपाधि होती थी, ठीक है। लेकिन 4 लिखोगे इनफ है आपके समझने के लिए। और इंग्लैंड में अगर देखोगे तो क्या दिया जाता था, लॉर्ड, ड्यूक, ठीक है, लॉर्ड, ड्यूक, नाइट, और ये सब क्या था, वहां पे उपाधियां दी जाती थी, बैरन, और भी बहुत सारी उपाधियां हैं, ठीक है। ये क्या था, इंग्लैंड में भी दी जाती थी। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, इंग्लैंड में क्यों दी जाती थी, इंग्लैंड की सरकार क्या करती थी कि वहां पे जो भी पहले क्या था, राजतंत्र था, ठीक है, राजतंत्र में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। धीरे धीरे इसको खत्म इंग्लैंड में भी किया गया, लेकिन वहां पे भी राजतंत्र था, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता था कि राजा क्या करते थे, राजा के जो लोग होते थे ये उपाधियां देती थी। फिर धीरे धीरे जब वहां पे सरकार आई, मतलब कैसा हुआ कि जब आपने भी
जब वहां पे भी संविधान की तरह जो संसद है वगैरह, वहां पे भी जब निर्माण कार्य होने लगा, जब राजा की शक्तियां कम होने लगी, फिर भी तब तक ये उपाधियां थी, बाद में धीरे धीरे ये क्या हो गई, समाप्त हो गई। सेम तरह भारत में भी था। तो भारत में भी पहले ये जब ब्रिटिश के गुलाम थे तब ये उपाधियां दी जाती थी, और धीरे धीरे बाद में इनको क्या कर दिया गया, जब संविधान अपना निर्माण किया गया तो संविधान निर्माताओं ने इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। ठीक है, इसको क्या किया, खत्म कर दिया। ठीक है, और आगे लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लीजिए, ऐसी उपाधियां मनमाने तरीके से भारत में अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी, यानी वो मनमाने तरीके से किसी को भी दे देते थे, उसकी कोई भी पात्रता नहीं रहती थी कि भैया ये अगर उसमें पात्रता है, एलिजिबिलिटी है तो ही दिया जाएगा। तथा ये आमतौर पे क्या होती थी, वंशानुगत हो जाती थी, वंशानुगत हो जाती थी। ठीक है, अंग्रेज क्या करते थे, देखते कि यार इसके पिताजी मेरे चाटुकार थे, या इसके पिताजी ने कुछ अच्छा कार्य किया था। देखिए ज्यादातर तो चाटुकारों में ही वंशानुगत होता है। ठीक है, मेरा वर्ड ये गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से भी यही था और संविधान निर्माताओं के हिसाब से भी ये था। तो इसके लिए क्या किया गया था, इसको अंत किया गया था। अगर ये अच्छा होता था तो इसको कंटिन्यू किया जाता था। तो ये आप समझ लिए, इसीलिए है। ठीक है, तो यानी ये वंशानुगत दिया जाता था कि यार इसकी पूरी पीढ़ी क्या करे, अंग्रेजों की गुलामी करे, यानी अंग्रेजों के लिए क्या करे, अच्छे अच्छे तारीफें करे, अंग्रेजों के पुल बांधे। ठीक है, पुला, और अंग्रेजों के सपोर्ट में रहे। कुछ भी गुप्तचर लोग अगर अंग्रेजों के खिलाफ प्लानिंग कर रहे तो उनके क्या बन जाए, जासूस बन जाए। तो इसलिए ये सब क्या दिया जाता था, ये सब उपाधियां मनमाने ढंग से दी जाती थी, और ये वंशानुगत होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, समाज में विषमता पैदा होती थी। ठीक है, तथा समाज में विषमता पैदा होती थी। यह विषमता स्वतंत्रता आंदोलनों को कमजोर करती थी, जिसे देखते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के समय ही यह निर्धारित कर लिया गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे समाप्त कर दिया जाएगा। जिसे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनुच्छेद 18 के तहत, यानी आर्टिकल 18 के तहत क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस, अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस। तो मैं इसके जो 4 उपखंड है उसकी बात करता हूँ। देखिए वापस से बताता हूँ, पहले कैसा था, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है, या अंग्रेजों की बात मत करो, तो जैसे आपने देखा है बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में अगर कहीं आप जॉब करते हो तो कोई ना कोई ऐसे ही बॉस को ना एक टाइटल दे दिया जाता है। बॉस को टाइटल की यहाँ उल्टा होता है कॉर्पोरेट में। ठीक है, बॉस को कुछ अलग नाम से एकदम राजाओं की तरह सम्मानित कर दिया जाता है। ठीक है, बोलने के लिए, ताकि बॉस को नाम बोलो ना तो बॉस एकदम खुश हो जाता था, बोलता था मेरा ही बच्चा है। या बॉस किसी बच्चे का नाम कर दिया, ठीक है, अपने ही किसी सबऑर्डिनेट का नाम रख दिया, तो वो भी खुश हो जाता था कि बॉस मुझे कितना चाहते हैं। ठीक है, जैसे घर में आपने देखा होगा कोई माँ बच्चे को एक प्यार से नाम से बुलाती है। ठीक है, तो वो क्या है, एक स्नेह है, लेकिन उस नाम के चक्कर में बेटा क्या हो जाता है, माँ के प्रति और आदर करने लगता है कि मुझे प्यार से क्या बोलते हैं। वैसे ही ये प्यार से नहीं बोलते थे अंग्रेज, ये क्या करते थे, देखते थे कि यार कोई आंदोलन होने वाला है तो वहां के आंदोलनों को कौन कौन सपोर्ट कर सकता है, तो उसमें देखते थे अगर किसी व्यक्ति को ये उपाधियां देके अपने पक्ष में कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये क्या करते थे, किसी ना किसी को ये उपाधि दे देती थी, कोई एलिजिबिलिटी नहीं देखते थे, और उस ये उपाधि मिलने के बाद वो व्यक्ति क्या करता था, लालच किसी में आ जाता था और वो अंग्रेजों का साथ देने लगता था, जिससे स्वतंत्रता संग्राम हमेशा क्या हो जाता था, कमजोर होने लगता था। इसी को देखते हुए क्या कर दिया गया, बाद में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने क्या किया, जब संविधान निर्माण होने वाला था तभी इन्होंने प्री डिसाइडेड किया था कि हमें ये क्या है, ये उपाधियों का अंत कर देना है, ताकि भारत में भविष्य में कोई भी ऐसी सरकार जो क्या करे, व्यक्तियों को, नागरिकों को ये लोभ देके, लालच देके अपने वश में ना रखे। क्योंकि क्या होगा, अगर आज भी उपाधियां होती थी तो सरकार क्या करती कि कोई समाज का कोई ऐसा बाहुबल व्यक्ति है जिसका वो पूरा समाज सुनता है, तो उसको कोई ना कोई उपाधि दे देती थी, और अगर उपाधि दे देती थी तो वो क्या करता था, उस जो बोलते हैं ना, उस सरकार की बड़ाई करता था और वो पूरी जनता उसके पीछे पीछे चल देती थी। इसीलिए क्या किया गया, इसका अंत किया गया। लेकिन आगे चल के, ठीक है, आगे चल के कैसा हो गया, मैं थोड़ा स्टोरी और आपको क्लियर कर देता हूं ताकि ये चीजें आपको क्लियर रहे। नहीं तो एक काम कीजिए, इतना आगे क्या होगा, बीच की चीजें ना छूट जाए। तो पहले आप ना ये 4 खंड लिख लीजिए। ठीक है, 4 खंड लिख लीजिए। तो लिखिए अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18, 18, अनुच्छेद 18 क्लॉज 1, 18 क्लॉज 1, यानी ये क्या बोलता है, राज्य, जो भी राज्य है, राज्य सेना या विद्या संबंधी, सेना या विद्या
ठीक है, ये पॉइंट इसलिए हमेशा ध्यान रखना, इससे पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, राज्य, सेना या विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य कोई भी उपाधियां नहीं दे सकता। यानी ये क्या है, सेना और विद्या क्या है, ये अपवाद स्वरूप है। तो कभी भी अगर पीटी में आता है तो ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में। यानी क्या है, सेना में क्या है, सेना में आपने कभी भी देखा होगा कि सेना में भी उपाधियां दी जाती है। ठीक है, लेफ्टिनेंट वगैरह की, ठीक है, तो वो सब क्या है, एक उपाधि दे दी जाती है। आप सिमिलरली देखोगे एजुकेशन में, जैसे पीएचडी के बाद एक डॉक्टर की उपाधि दे दी जाती है, तो ये भी क्या है, एक उपाधि है। तो एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, जहां भी एजुकेशन दिया जाता है वहां पे, और आर्मी यानी आप मिलिट्री में क्या कर सकते हैं, ये उपाधियां दे सकते हैं। तो ये दो जगह को छोड़ के बाकी कहीं भी अन्य स्थानों पे उपाधियां नहीं दी जा सकती है। इसके बाद दूसरा लिखिए अनुच्छेद 18 क्लॉज 2, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी नागरिकों को यहां पे क्या है, मनाही है, क्या, उपाधि स्वीकार करने से विदेशी राज्य से। यानी राज्य का, यानी भारत का, ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्यों से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। देखिए ये 14 क्लॉज 2 ये याद रखना, क्योंकि ये जब आप देखोगे कि कुछ अपवादों में क्या है, कुछ लोगों को, अभी जब हम लोग लाभ का पद समझेंगे तब मैं समझाता हूं, तब इसका आपको ध्यान में आएगा। तो यहाँ 18 क्लॉज 2 में आपको क्या समझ के रखना है कि भारत के नागरिक कोई भी बाहरी राज्य की किसी भी उपाधि को नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे चाइना है, भारत का दुश्मन है। अब वो क्या देखेगा कि भारत में कौन कौन सी कम्युनिटी के जो बड़े शक्तिशाली लोग हैं, जिनका दबदबा है, उनको क्या करेगा, चाइना लालच देके कोई ना कोई बड़ी उपाधि और फैसिलिटी देगा। तो बंदा क्या करेगा, लालच में आके उपाधि ले लेगा। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चाइना की तो आपको रणनीति पता है कि पहले लोभ दो, फिर लोभ के जरिए उसको अपना कब्जा कर लो। तो वो पहले लोभ देगा, फिर उसकी लालच को बढ़ाते जाएगा और फिर अपने वश में कर लेगा। तो आदमी क्या हो जाएगा, भारत के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसको बाद में बोल देगा इंटरनली कि मैं आपको मुख्यमंत्री बनवा दूंगा, पीएम बनवा दूंगा, भारत को मेरे अंडर आने दो। तो इन सब चीजों को देखिए, संविधान निर्माता कितनी दूर तक की सोचते थे कि ये भविष्य में खतरा ना उत्पन्न हो। ठीक है, इसीलिए अनुच्छेद 18 क्लॉज 2 के तहत क्या है, कोई नागरिक भी क्या कर सकता है, भारत के बाहर के जो भी कंट्री हैं वहां से किसी भी प्रकार की, वहां से भी उपाधि नहीं ले सकता। नहीं तो क्या होता, लोग बोलते हैं अरे भारत में मना है ना, तो चलो एक काम करो, मैं इंग्लैंड से कोई उपाधि लेकर आता हूं और अपने नाम के आगे लिखता हूं। तो यहाँ पे इसकी भी मनाही करता है। अब देखिए अनुच्छेद 18 क्लॉज 3, कभी कभी जुबान भी फिसल जाती है तो ऐसा गलत मत समझना। अनुच्छेद 18 क्लॉज 3, कोई विदेशी व्यक्ति जो, यहां पे आप देखिए क्या आ गया, विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण किया है, क्या, लाभ का पद, ठीक है, लाभ का पद, ठीक है, लाभ का पद या विश्वास के पद को धारण किया हो, तो वह राष्ट्रपति के सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। यानी यहाँ पे देखो, विदेशी नागरिक, ठीक है, जो कोई विदेशी नागरिक है, अगर वो भारत में कोई लाभ का पद कैसा है, या तो गवर्नमेंट की किसी बॉडी में काम करता है, या तो क्या है, गवर्नमेंट द्वारा उसे कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर कोई किसी भी तरह का भारतीय सरकार का अगर क्या है, लाभ का पद धारण करता है, तो वो भारत के बाहर जो भी कंट्री है उनसे क्या कर सकता है, कोई भी पद, कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक है, क्या, कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक है, कोई भी उपाधि नहीं लेगा, लेकिन वो एक शर्त में उपाधि ले सकता है, कब, जब उसको राष्ट्रपति परमिशन दे दे। तो यानी राष्ट्रपति के बिना परमिशन के वो कोई भी उपाधि नहीं ले पाएगा। देखिए इसके बाद चौथा एक देख लेते हैं। ठीक है, चौथा क्या है यहाँ पे, अनुच्छेद 18 क्लॉज 4, ठीक है,
18 क्लॉज 4। तो 18 क्लॉज 4 में क्या है वो लिख लीजिए। कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में कोई विदेशी, अब यहां पे क्या आ गया, भारतीय नागरिक, ठीक है, या कोई विदेशी जो भारत में, ठीक है, नागरिक, ठीक है, विदेशी नागरिक अगर भारत में नागरिक अगर लाभ का पद धारण किया है तो वे किसी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भेंट या उपहार नहीं स्वीकार कर सकता। भेंट या उपहार, ठीक है। अभी क्या है देखो, यहाँ पे एक और चीज है कि अब अनुच्छेद 18 क्या मनाही करता है। अभी यहाँ पे बोल दिया जाएगा ठीक है उपाधि नहीं लेने की मंजूरी है ना, तो एक काम कर, चाइना मेरे को 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो, ठीक है, कोई लाभ का पद दे दो। तो यहाँ पे क्या है, अगर वो ले लेता है तो ये भी क्या हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के बिना परमिशन के आप किसी से भेंट भी नहीं ले सकते, उपहार भी नहीं ले सकते किसी भी प्रकार का। तो यानी यहाँ पे देखिए उपाधियां तो मना ही है, साथ ही साथ आप भेंट में तो किसी भी तरह के हो सकते हैं, आर्थिक भेंट या कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई कीमती वस्तु, सस्ती वस्तु, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार का सस्ता उपहार आप क्या है राष्ट्रपति के बिना परमिशन के, आप चाहे भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, अगर कोई भी लाभ का पद धारण किए हो, आप मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ठीक है, आप या तो क्या बोलते हैं कोई भी आप सरकारी अफसर हो, तो आपको ये उपहार बिना राष्ट्रपति के परमिशन के आपको नहीं लेना है। अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस, अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस। मैं वापस से समझा देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 के अनुसार सेना और विद्या, ठीक है, पहले तो आर्टिकल 18 के अनुसार क्या है, उपाधियों का अंत किया जाता है। इसके बाद आर्टिकल 18 क्लॉज 1 के तहत सेना और शिक्षा संस्थानों को छोड़ के कोई भी उपाधियां नहीं देगा, यानी राज्य सरकार सेना और शिक्षा जो भी संस्थानें हैं उनको छोड़ के उपाधि नहीं दे सकता है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 18 क्लॉज 2 क्या कहता है कि कोई भी नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक को जो है विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। यहाँ पे क्या है, पहले भारतीय नागरिकों को उपाधि के लिए विदेशी राज्यों से मनाही की जाती है। इसके बाद लेकिन अगर वो लाभ का पद धारण किया, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लाभ का पद यहाँ नहीं है, यहाँ से आपका आता है, ठीक है, ये कंफ्यूजन आपको दूर रखना है। यहाँ पे आप देखोगे 18 क्लॉज 2 में लाभ के पद का जिक्र नहीं है, लेकिन 18 क्लॉज 3 में यहाँ पे क्या किया है, तो अगर यहाँ पे 18 क्लॉज 2 में लाभ का पद नहीं है तो यानी ये सभी नागरिकों के लिए एप्लीकेबल है। क्या है, सभी नागरिकों के लिए। और यहाँ जो अनुच्छेद 18 क्लॉज 3 है, यहाँ पे क्या है, विदेशी नागरिक जो भी भारत में कोई भी लाभ का पद धारण किए हुए या आर्थिक सहायता उनको प्राप्त है भारत में, तो वो बिना राष्ट्रपति के परमिशन के किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे पहले विदेशी को बोला गया है कि भैया आपको, अगर आप भारत में किसी भारतीय सरकार के अधीन में कोई नौकरी कर रहे हो या तो आपको कोई आर्थिक सहायता भारत में मिल रही है, तो आप बिना राष्ट्रपति के परमिशन के आप कोई भी बाहर का पद आप धारण नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 18 क्लॉज 4 में क्या कहा गया, 18 क्लॉज 4 में कि चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, अगर वो क्या है लाभ का पद धारण किए हुए है तो बिना राष्ट्रपति के परमिशन के वो भेंट और उपहार भी नहीं ले सकता। पहले क्या मना किया गया, सेना और विद्या में दे दो, बाकी किसी में नहीं देना है। दूसरा क्या किया कि कोई भी नागरिक, ठीक है सॉरी, कोई भी नागरिक क्या नहीं कर सकता, विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। फिर तीसरे में क्या कहा गया कि कोई भी विदेशी नागरिक अगर लाभ का पद भारत में धारण किए हुए है तो वो विदेशी राज्य से उपाधि बिना राष्ट्रपति के परमिशन के नहीं ले सकता। मतलब यहाँ पे परमिशन है विदेशी नागरिक को, लेकिन किसकी परमिशन से, राष्ट्रपति के, परंतु भारत के नागरिक को किसी के भी परमिशन से उपाधि नहीं मिल सकता। ये हमेशा माइंड में क्लियर रखना, भारतीय नागरिक किसी की भी परमिशन से उपाधि नहीं ले सकते एज पर संविधान, लेकिन कोई विदेशी नागरिक है तो वो राष्ट्रपति के परमिशन से ले सकता है। समझ में आया? तो भारतीय नागरिक को किसी भी तरह नहीं, पीटी में कभी भी भारतीय नागरिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमेशा आपके दिमाग में क्या रखना है कि कुछ भी नहीं ले सकता, कुछ भी मतलब उपाधि नहीं ले सकता, सिर्फ वो भेंट और उपहार ले सकता है
अगर वो लाभ का पद धारण किया हुआ है तो भेंट और उपहार ले सकता है, लेकिन किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 18 क्लॉज 4 के अनुसार। और कोई विदेशी नागरिक है तो भी वो क्या कर सकता है? अब भैया यहाँ पे उपाधि दे दी गया है 18 क्लॉज 3 में, तो 18 क्लॉज 4 में उसको बोल दिया चलो भेंट और उपहार भी ले लो, लेकिन भैया हमारे राष्ट्रपति से परमिशन ले लो। राष्ट्रपति से परमिशन लेना मतलब इनडायरेक्टली आप प्रधानमंत्री मंत्री परिषद से ही ले रहे हो, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति क्या है, सिर्फ एक्टिंग कार्यपालिका है, यानी वो वास्तविक कार्यपालिका नहीं है। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? ये सिर्फ नाम मात्र का है। वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल है। तो ये चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। अगर इतना समझ में आया तो कमेंट करो यस, अगर इतना समझ में आया तो कमेंट करो यस, ठीक है। तो लाभ का पद चाहिए, तो लाभ का पद किसे कहा जाता है? लिख के ले लो, अगर कभी इंटरव्यू में पूछा गया तो आपको क्या है, समझ में आना चाहिए। तो लाभ का पद किसे कहते हैं, या लाभ का पद क्या होता है, इसको थोड़ा सा लिख के ले लो। ऐसा पद जिसमें अनुच्छेद 12 में उल्लेखित राज्य से वेतन या अन्य प्रकार से आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है तो उसे लाभ का पद कहते हैं। अर्थात जितने भी राज्य के अधीन सरकारी नौकरियां या आर्थिक लाभ प्राप्त पद हैं, वे सभी लाभ के पद हैं। संसद ने कानून बनाकर 56 पदों को लाभ के पद का अपवाद माना है, ठीक है। कितने पदों को? 56 पदों को, यानी संसद ने 56 पदों को बोला है कि भैया ये क्या है, लाभ के पद नहीं है। क्योंकि आप बोलोगे यार ये सरकार के अंडर में है तो ये लाभ के पद होना चाहिए। तो जैसे मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति को परमिशन है तो राज्यपाल भी आ जाएगा आपका, ठीक है, राज्यपाल, ठीक है। तो यानी आप और भी देख सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए बस इतना ही है, इतना डिटेल में आपको नहीं समझना है, ठीक है। तो राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति, तो ये राष्ट्रपति लोग जो है ये लाभ का पद धारण के बाहर रखा गया है, ठीक है। यानी ये इस आर्टिकल में नहीं आते। जैसे आप कहाँ पे, ये वाले में, ठीक है, नहीं आते। लेकिन अब आप बोलोगे तो इसका मतलब क्या उपाधि बिंदास ले सकते, तो लेकिन भैया वो है तो इनडायरेक्टली क्या, भारत के ही नागरिक, ठीक है। तो अनुच्छेद 18 क्लॉज 2 देखोगे तो वो भी खड़ा है, बोला भैया चलो यहाँ से परमिशन मिली, मैं यहाँ पे कुछ चीजों के लिए खड़ा हूँ। तो अपना संविधान जो है बहुत बोलोगे ना डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अगर विदेशी में बात करोगे तो विदेशी में एक लिख लो गोरखा रेजिमेंट, ठीक है। ये गोरखा रेजिमेंट आप देखोगे हमारे मिलिट्री में जो है गोरखा रेजिमेंट, ठीक है, आर्मी में हमारे, वो क्या है, उसमें नेपाल, ठीक है, नेपाल के ही लोग हैं, गोरखा लोग हैं नेपाल के, और नेपाल के थोड़े आसपास के भी लोग आते हैं, वो सब गोरखा ही रहते हैं। लेकिन ये क्या है, विदेशी हैं, क्योंकि ये किसी और देश के। अब बोलोगे यार इनको क्यों रखा गया है, तो मैं आपको बता दूं 24 अप्रैल, ठीक है, 1915 को ब्रिटिश सरकार ने गोरखा रेजिमेंट क्या किया था, सेना में भर्ती किया था, मतलब गोरखा रेजिमेंट बनाया था, ठीक है। अब ये गोरखा रेजिमेंट जो थे ना, ये गोरखा लोग जो होते ना बहुत बहादुर होते, इसीलिए इनको सम्मिलित किया गया था। बाद में जब आजादी मिल गई तो भारत सरकार ने भी क्या किया, इन गोरखा रेजिमेंट को हटाया नहीं, इनको रहने दिया, क्योंकि स्वतंत्रता जो सेनानी थे ना, वो इतने आंखें ऐसे खुली रखते थे कि भारत में क्या क्या किधर घटित हो रहा है, कौन सी सेना क्या कार्य कर रही है, वो एकदम आंखों से एकदम क्लियर कट में देखते थे। तो इसीलिए उनको पता था भैया अगर विदेशी नागरिक को फ्रीडम दे दिया तो हो सकता है कल चाइना हमारे ऊपर कब्जा कर ले या कोई और कर ले। तो इसीलिए इन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने विदेशी नागरिकों पे भी ये एप्लीकेबल किया। अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस, अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस। तो कभी भी अगर पीटी में भी पूछा जा सकता है तो गोरखा रेजिमेंट अभी तक क्या है, सक्रिय है। तो और गोरखा रेजिमेंट जो है वो आजादी के बाद का नहीं है, वो कब का है, आजादी के पहले का, यानी मैंने बताया कब का है, 24 अप्रैल 1915 का है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट करो यस। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो एक काम कीजिए, एक और हेडिंग डाल लीजिए, अनुच्छेद 18 के मुख्य तथ्य। ठीक है, क्योंकि ये मुख्य तथ्य अगर आप लिख लोगे, मैं 2-3 तथ्य लिखवा देता हूं, ये तथ्य अगर आप नोट रखोगे तो पीटी में क्वेश्चन क्या है इसमें से ही पूछेगा। मतलब ये 2-3 तथ्य अगर आप समझे रहोगे तो आपको पीटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएंगे। तो पहला लिखिए, पहला लिखिए, उपाधियां देने का प्रतिबंध केवल राज्य पर है। ठीक है, प्रतिबंध किसके लिए है? सिर्फ राज्य के लिए है, सिर्फ राज्य के लिए है। ठीक है, को राज्य के लिए है। कोई भी सार्वजनिक संस्था, कोई भी सार्वजनिक संस्था, ठीक है, जैसे कोई एनजीओ वगैरह है, कुछ भी है, तो लोग अपने एनजीओ के हिसाब से, जैसे अभी आपने देखा कोविड में, आपने देखा बहुत सारी क्या बोलते हैं जो एनजीओ थी, उन्होंने क्या दिया, कोरोना वॉरियर्स। तो ये भी एक उपाधि दे दिया भैया कि ये क्या है, ये कोरोना वॉरियर्स है। ठीक है, कोविड वॉरियर्स या जो भी कोविड योद्धा, जो भी, ये सब क्या दे दिया, उनको एक उपाधि दे दी अपने एनजीओ का बना के। तो ये सब आप दे सकते हो, परंतु किंतु लेकिन मगर बट कोई भी राज्य सरकार यानी कोई भी सरकारी, ठीक है, कोई भी सरकारी महकमा है, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है, वो क्या कर सकता है, वो उपाधि नहीं दे सकता है। सिर्फ किसको प्रतिबंध किया गया है? सिर्फ राज्य सरकार को। अगर पूछा जाता है कि कोई भी सार्वजनिक संस्था या अन्य सार्वजनिक संस्थाएं उपाधि दे सकती है, तो यस दे सकती है, सिर्फ राज्य सरकार को प्रतिबंधित किया गया है। दूसरा लिखो, सेना तथा शिक्षा, सेना तथा शिक्षा संस्थाओं को उपाधियां देने का, उपाधियां से देने का रोक नहीं है, यानी सेना तथा शिक्षा संस्थाएं उपाधियां दे सकती है। ठीक है, तीसरा लिखो, राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके सामाजिक योगदान के लिए सम्मान दे सकता है, सम्मान दे सकता है। ठीक है, सम्मान दे सकता है, परंतु उसका उपयोग उपाधि की तरह नहीं होगा। यानी क्या है, तीसरा आपको पॉइंट क्या नोट करके रखना है, जो भी सरकार है वो क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर समाज कल्याण के लिए क्या कर रहा है, सार्वजनिक कल्याण, समाज कल्याण के लिए क्या कर रहा है, योगदान दे रहा है किसी विशिष्ट क्षेत्र में, जिसकी वजह से समाज का क्या होगा, भला होगा, जिसकी वजह से देश का भला होगा, राज्य का भला होगा, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि उसको देख के और भी लोग सामाजिक योगदान दे, तो उसको क्या दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो कौन कौन से ये सम्मान है, जरा कमेंट करके बताओ। देखो कि मैंने पहले से ही किन लोगों को पता है, तो फटाफट कमेंट करो कौन कौन से सम्मान दिए जाते हैं। ठीक है, भारत सरकार द्वारा अभी रिसेंटली में ही दिया गया। तो मे भी अगर आप लोग भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो मे भी आप जीके वगैरह पढ़ रहे होगे, तो फटाफट कमेंट करो। चलिए, आप लोग कमेंट कर रहे होगे, फिर भी मैं बता दूं, जैसे भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न क्या है, एक उपाधि है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक उपाधियों के ही प्रकार मान रहे थे कोई लोग, परंतु ये उपाधियां नहीं है। ये क्या है, मैं वो भी बताता हूं कि किन लोग उपाधियों के प्रकार मान रहे थे, उस पे भी हम लोग आते हैं। तो पहले आप ये समझो क्या है, ये एक सम्मान है, और इनका जो किसी को भी अगर ये सम्मान के रूप में दिया जा रहा है, तो वो अपने नाम के आगे या पीछे इनका उपाधियों की तरह उपयोग नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखना, ये जिस किसी को भी ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये सम्मान दिया जाएगा, वो अपने नाम के आगे पीछे कहीं भी ये ऐसा नहीं लिख सकते हैं खुद से कि भारत रत्न पीयूष दुबे। हो सकता है ना, मैं भी योगदान दे रहा हूं तो कल के दिन मुझे भी भारत रत्न मिले, तो मैं अपने नाम के आगे नहीं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसकी मनाही की गई है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सम्मान है। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलोगे कि अगर कोई लिख लेता है तो भैया, जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 17 में भी क्या था, दिया गया था कि अस्पृश्यता का अंत, लेकिन ये क्या है, मौलिक अधिकारों के ही अंतर्गत आता है। तो इसीलिए अनुच्छेद 35 में
अनुच्छेद 35 हमेशा याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद 35 35 35 35 रट डालो, ठीक है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संसद को क्या देता है, अधिकार देता है कि संसद उसके लिए क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। तो मौलिक रिलेटेड कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन आता है, अगर उसमें दिया गया कि सजा का प्रावधान नहीं है तो क्या किया जाए, तो उसमें आप उल्लेख कर सकते हो कि अनुच्छेद 35 के अनुसार, 15 नहीं, हाँ देखो ये जुबान क्या है ना, टंग फिसल जाती है, स्लिप हो जाती है, तो गलती को माफ करना, दिल पे मत लेना, नहीं तो बहुत लोग कमेंट करेंगे कि 15 और 35 क्या होता है। तो मैं 15 बोल रहा था, फिर वो 35 है, मैं लिख 35 रहा था, 15 बोल रहा था, ठीक है। तो यानी 35 जो है आपका, इसके तहत संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो अगर कोई इसका उपयोग करने लग जाएगा, तो अभी तक तो कानून नहीं बनाया संसद ने, स्ट्रिक्टली इसको नहीं फॉलो किया, लेकिन क्या करेगा, संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। इसको भी मैं अभी आपको थोड़ा लिखा दूंगा। तो आपको ये समझ में आया 3 तथ्य, जो अनुच्छेद 18 के मुख्य 3 तथ्य, आपको क्या याद रखना है कि ये जो है सिर्फ राज्य को प्रतिबंध किया गया है, ठीक है, किसी भी अन्य सार्वजनिक संस्थाएं वगैरह को प्रतिबंध नहीं किया गया है। अभी मैं चाहूँ तो मैं किसी को उपाधि दे दूं, यार मेरी दी हुई उपाधि का क्या वैल्यू है, किसी एनजीओ की दी हुई उपाधि का क्या वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू किसकी होती है, अगर सरकार देती है, सरकार देती है तो लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि सरकार के ही अंडर में सब कुछ आता है, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री जो है वो क्या होता है, राज्य का एक क्या होता है, सबसे शक्तिशाली आदमी है, ठीक है। अब सरकार अगर कोई क्या करती है, अगर सरकार कोई उपाधि देती रहेगी, तो सरकार जो उपाधि दे देगी, यानी कि वो कौन दे रहा है, प्रधानमंत्री के अंतर्गत आ रहा है, तो यानी वो कितना पावरफुल हो जाता है। तो इसीलिए राज्य सरकार को यहाँ पे क्या की गई है, मनाही की गई है, लेकिन कोई अन्य संस्था दे सकती है, ठीक है। अब मुझे भी दिल खुश हो गया, आप लोग बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, मैं भी किसी को उपाधि दे दूं तो उस उपाधि की वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपको ध्यान में हमेशा क्या रखना है कि सेना तथा शिक्षा संस्थाओं क्या है, एक अपवाद स्वरूप है, ये दोनों संस्थाएं उपाधियां दे सकती हैं, ताकि क्या हो, अभी देखिए सेना में जो है, सेना तो नागरिकों को उपाधि नहीं देगी, सेना किसको देगी, अपने ही अंदर से किसी को उपाधि दे देगी, ठीक है। क्यों, ताकि वो क्या करे, देश के लिए और तत्पर हो जाए और देश के लिए एकदम लड़ाकू बन के काम करे, ठीक है। परंतु किंतु लेकिन मगर बट अगर राज्य सरकार को ये फ्रीडम दे दिया गया, तो राज्य सरकार क्या करेगी, जो अपोजिशन पार्टी में जो एकदम कद्दावर नेता है उसको उपाधि देके अपनी तरफ खींचने लग जाएगी, ठीक है। तो ये गलत तरीके से इस्तेमाल होगा। और बाकी शिक्षा संस्थानों में, अब शिक्षा संस्थानों की वैल्यूज बढ़ाने के लिए, जो एक प्रॉपर डिग्री ले रहा है उसका तबका बढ़ाने के लिए, शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, वहां पे जो पीएचडी की डिग्री दी जाती है, ठीक है, वहां पे डॉक्टर लिखा जाता है, ठीक है। वो तो डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला नहीं है, वो डॉक्टर मतलब क्या होता है, किसी फील्ड का माहिर व्यक्ति, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो शिक्षा के क्षेत्र में माहिर व्यक्ति है, यानी उसका क्या, नस से लेके किडनी, लीवर, जो बोलते हैं सब कुछ है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकता है, इसीलिए उसको भी क्या बोला जाता है, डॉक्टर है, डॉक्टरेट, यानी इसने पूरी तरह से अच्छे से उस टॉपिक को, उसको डिटेल अध्ययन किया गया है, ठीक है। तो अगर इतना समझ में आया तो कमेंट करो यस, अगर इतना समझ में आया तो कमेंट करो यस। फिर इसके बाद हम लोग एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, कमेंट करो यस, समझ में आया तो कमेंट करो यस और हेडिंग डाल लो, ठीक है। अब क्या था, अब इसमें जब ये उपाधियां दी जाने लगी, ठीक है, ये उपाधियां कब दी गई, 1954 में चालू हुआ, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखना है तो ध्यान रखो कि ये 1954 में ये वो चारों उपाधियां देना चालू हुआ। और जो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, जो जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, आचार्य जेबी कृपलानी, उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया, क्या किया, विरोध किया। अब देखो बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि यार ये कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का ही बहुमत है, ठीक है, कांग्रेस का ही बहुमत है, कांग्रेस की ही सत्ता है। फिर भी कांग्रेस द्वारा ये जो पास किया गया था कि हमें क्या करना है, हमें सम्मान देना है,
ठीक है, तो इन्होंने इसका विरोध किया। तो मैं आपको बता दूं कि पहले समय में ऐसा था कि भले ही वो व्यक्ति उसी पार्टी का हो, लेकिन लोगों में क्या रहती थी, देश के प्रति जागरूकता रहती थी, क्योंकि वो सब स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। वो क्या थे, देश के संविधान बनाने में उन्होंने काम किया था, तो इसलिए वो एकदम खुले दिमाग के होते थे। अब आप बोलोगे तो संविधान निर्माण करते समय 7 ही लोग थे, भैया 7 लोग थे, लेकिन सभी ने सजेशन दिया था। ठीक है, तो वो 7 लोग थे, मेन रोड थे। ठीक है, जो ड्राफ्टिंग समिति में थे वो 7 तो मेन थे, उन्हीं को पूरा ड्राफ्ट करना था, लेकिन विचार विमर्श सबने किया था। तो ये सब इतने बड़े थिंकर्स होते थे कि ये किसी के सामने झुकते नहीं थे। तो इन्होंने अपना कड़ा विरोध किया कि नहीं, ये नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये अनुच्छेद 18 का क्या करता है, अनुच्छेद 18 का विरोध करता है, यानी इसको खारिज करता है, इसके खिलाफ है। क्योंकि एक तरफ आप बोल रहे हो कि हमारा संविधान जो है वो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत करता है, और आप 1954 में क्या कर रहे हो, उपाधियां देना चालू कर रहे हो। ठीक है, इनके हिसाब से। लेकिन सरकार का कहना था हम ये उपाधि नहीं दे रहे, हम क्या दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। क्योंकि जब नागरिकों को सम्मान दिया जाएगा किसी विशेष फील्ड में काम करने की वजह से, जैसे कोई कला में कर लिया, कोई शिक्षा में कर लिया, कोई साहित्य में किया है, ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, भारत रत्न दिया। ठीक है, भारत रत्न दिया। ठीक है, बाकी अन्य जो भी काम किसी क्षेत्र में आप कोई अच्छी उपलब्धियां, सामाजिक योगदान देते थे, तो उसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाता था। ठीक है, तो ये इनके खिलाफ थे कि यार ये भी एक क्या है, ये भी आप एक उपाधि दे रहे हो। ठीक है, तो इसके बाद सरकार ने भी बहुत सारे तर्क दिया। इसके बाद आगे आप देखोगे 1977 में मोरारजी देसाई की क्या आई, सरकार आई, जनता पार्टी की। तो जनता पार्टी ने सबसे पहले क्या किया, देखिए जब कोई नई सरकार आती है ना, एक तो बहुत समय बाद आई, मतलब आप समझो पहली बार कोई सरकार एकदम फुल फ्लेज में आ गई। तो इन्होंने क्या किया, 1977 में इन्होंने बोला भैया चलो अब कांग्रेस से आजादी मिल रही है, तो एक काम करते हैं, हम नया काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि यार पहली बार इतना बड़ा रिवॉल्यूशन आया था, तो इन्होंने क्या किया, बोला भाई चलो हम चेंजेस करते हैं। जैसे आपने देखा मोदी जी आए, पीएम मोदी ने क्या किया, भाई लाल बत्ती नहीं घुमानी है, क्योंकि उनको पता है यार कि सिर्फ देश में क्या होना चाहिए, सिर्फ प्रधानमंत्री का काफिला दिखना चाहिए। देखो हर आदमी ना टैलेंटेड होता है, मंत्री और मिनिस्टर के ऊपर भी लाल बत्ती बढ़ेगा, जो छोटे छोटे हैं तो यार मेरा क्या वैल्यूज है, तो लाल बत्ती हटा दो। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, इन्होंने कुछ अनोखा किया, तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने क्या कर दिया, उपाधियों का जो अंत है उसको खत्म कर दिया, उपाधियों का अंत ही कर दिया। यानी ये जो मैंने आपको 4 आपको बताया सम्मान, जो ये 4 अलंकार थे, इनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि इनको भी लगा कि भाई ये उपाधि है। ठीक है, लेकिन सरकार तो पहले बोल चुकी थी कि ये सम्मान है। अब आगे देखिए, इसी के बाद 1980 में ये फिर हार गए। ठीक है, इन 3 साल बाद क्या हुआ, वापस किसकी सरकार आ गई, इंदिरा गांधी की, आयरन लेडी की सरकार आ गई। और आपको भी पता है कि अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता थी जो भैया किसी की नहीं सुनती थी, वो एकदम कट्टर थी। हाँ, वो मतलब वो चाहती थी कि देश का विकास करना है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कट्टर थे एकदम, और वैसे ही इंदिरा गांधी जी भी। उन्होंने क्या किया, वापस से लागू किया, बोला ठीक है आपने क्या सोच के मना किया, देश की जनता को देना चाहिए वगैरह वगैरह बोल के उन्होंने क्या किया, पुनः शुरू कर दिया। तो यानी अगर आप देखोगे तो पहले 1900, अगर आपको मैं सीरीज वाइज बताऊं तो यहाँ 1954 में क्या हुआ, ये 4 उपाधियां दी जाने लगी। ठीक है, तो पहले कौन इसका विरोध किया, किन्होंने, जेबी कृपलानी। ठीक है, जो 1947 जब देश आजाद हुआ था उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष चल रहे थे तभी से, तो उन्होंने विरोध किया। इसके बाद 1977 जब जनता पार्टी आई तो इसने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। फिर 1980 फिर कौन आई, इंदिरा गांधी। ठीक है, यहाँ पे पार्टी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है, हाथ का पंजा कांग्रेस का पंजा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, उसको पुनः चालू कर दिया। ठीक है, इसके बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको पुनः बंद कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी बोला कि नहीं भाई ये गलत है, उपाधियों का अंत होना चाहिए और ये एक प्रकार की उपाधि है। अब इसके बाद देखिए, अब एक मेन टर्निंग पॉइंट आया 1996 में।
ठीक है, ये केस थोड़ा याद रखना, अगर कभी पूछ लिया गया उपाधियों से रिलेटेड तो ठीक है, नहीं तो इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बालाजी राघवन केस, बालाजी राघवन केस, इस केस में क्या किया सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि ये जो सम्मान है यह भारतीय नागरिकों को दिया जा सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यहां पे उपाधि, ठीक है, उपाधि वर्सेस सम्मान को अंतर को क्लियर किया। उनके अनुसार जो उपाधि होती है ये लालच स्वरूप होता है, ठीक है, लालच स्वरूप होता है, जैसे ब्रिटिश सरकार के जमाने में दिया जाता था ताकि कोई भी व्यक्ति इनका क्या कर से समर्थन करे सरकार का, इसके लिए दिया जाता है, और वो किसी भी नाम के आगे या पीछे लगाया जाता है, ठीक है, तो आगे या पीछे लगाया जाता है। किंतु जो सम्मान होता है वो किसी व्यक्ति के योगदान, सामाजिक योगदान के लिए दिया जाता है, प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाता है, तथा इस सम्मान को किसी भी नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए क्या है, ये उपाधियों से डिफरेंट है और ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए सरकार जो है वो उपाधियां दे सकती है। अगर इतना समझ में आया तो आप कमेंट करो यस, अगर इतना समझ में आया तो आप कमेंट करो यस। अब आप बोलोगे यार कि अगर ये उपाधियां नहीं है, भारत सरकार आप देखोगे उपाधि नहीं दे सकता है, तो हमारे देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। तो आपको बता दूं हाल ही में, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्म एक्ट के तहत भारत सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि जो राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता ये वर्ड जो है औपचारिक रूप से नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये संविधान या किसी भी बोलते हैं ना औपचारिक रूप से इनको ये राष्ट्रपिता का नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर राष्ट्रपिता की इनको उपाधि दे दी जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 18 का उल्लंघन हो जाएगा। तो इसीलिए अनुच्छेद 18 का उल्लंघन ना हो, इसीलिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी गई है, महात्मा गांधी ही है, ठीक है, वो क्या है, महात्मा गांधी ही है। तो इसीलिए इस चीज को भी क्या हो गया, क्लियर कर दिया गया है। तो इसीलिए जिसके भी मन में ये भावना आएगी कि इसके बाद अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को दिया गया राष्ट्रपति उपाधि मतलब आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करता है, अगर आपसे पूछ लिया गया इंटरव्यू में, तो आपको वहां पे क्लियर कट रहना है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आर्टिकल 18 के तहत भारत में जो है कोई किसी को भी मतलब भारत सरकार किसी को भी राज्य किसी भी व्यक्ति को भी किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकता है। तो इसी के तहत जो राष्ट्रपिता है वो एक उपाधि है, तथा महात्मा गांधी को हाल ही में राइट टू इन्फॉर्म एक्ट के तहत ये बताया गया है, किसी व्यक्ति ने ये डाला था तो उसमें जवाब आया है कि राष्ट्रपिता जो उपाधि है वो महात्मा गांधी को औपचारिक रूप से नहीं दिया गया। इसीलिए बोलने के लिए तो लोग कुछ भी बोल दे, लोग बोलने के लिए मुझे भी कुछ भी बोल दे, कल प्रधानमंत्री बोले, सर बोल दे या राय बहादुर बोल दे, तो उससे मतलब कुछ नहीं होता है। आपको औपचारिक रूप से उपाधि किसके द्वारा दी जानी चाहिए, सरकार के द्वारा। तो ये राष्ट्रपिता वाला आपको कंफ्यूजन दूर कर देना है। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी गई है। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी बोलता है महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, तो भाई किस सिद्धांत के हिसाब से बोलते हो, ये तो हमारी भावना है कि हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, बट सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी गई है। अगर राष्ट्रपिता की उपाधि उनको दी जाती है तो आर्टिकल 18 का उल्लंघन होगा। तो इतना अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस। तो मैं इसको आपको थोड़ा लिखवा देता हूं, अगर इतना समझ में आया तो कमेंट करो यस। और बाद में आगे चलकर मतलब अगर देखा जाए तो 2015 के आसपास, ठीक है, 2011 के आसपास अगर देखा जाए तो 2011 में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, एक बदलाव किया। जो भारत रत्न दिया जाता था, भारत रत्न किसमें दिया जाता था, भारत आप रत्न देखोगे तो शिक्षा, साहित्य, खेल, ठीक है, खेल, शिक्षा, साहित्य, खेल, इनके लिए भारत रत्न दिया जाता था। परंतु सरकार ने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, इसको चेंज कर दिया, यानी मानव, ठीक है, यानी मानवीय उद्गम और विज्ञान के अलावा, ठीक है, सॉरी,
कला साहित्य और विज्ञान मैंने पहले बताया, मैंने क्या बता दिया, कला साहित्य विज्ञान तो पहले ही बताया था मैं। तो कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में खेल नहीं, ठीक है, खेल तो बाद में ऐड किया गया। तो कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में जो विशिष्ट कार्य करते थे या विशिष्ट योगदान देते थे उनको भारत रत्न दिया जाता था, ठीक है। तो 2011 में क्या किया गया, 2011 में इन तीनों के अलावा अगर कोई भी मानवीय उद्गम में कोई विशिष्ट कार्य करता है, ठीक है, कोई विशिष्ट कार्य करता है क्षेत्र में या सर्वोच्च आप बोलोगे स्तर पर निष्पादन करता है, तो उसको भी क्या भारत रत्न दिया जा सकता है। और ये क्यों किया गया, क्योंकि 2011 में इसी चेंजेस के बाद क्या है, सचिन तेंदुलकर और ध्यानचंद्र को क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। तो जो भी खेल जगत में जो लोग क्या कर रहे हैं, भारत का नाम रोशन किए हैं, ठीक है, ध्यानचंद्र और सचिन तेंदुलकर के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने भारत का कितना नाम रोशन किया है, तो उनके सम्मान में क्या क्या किया गया है, तो उनको सम्मान देने के लिए क्या दिया गया, भारत रत्न, क्योंकि वो भारत के रत्न हैं, ठीक है। तो इसमें खेल जगत को भी सम्मिलित किया गया और किसी भी अन्य जगत में अगर वो मानवीय क्या है उद्गम से रिलेटेड कोई भी उच्च स्तरीय पे क्या करते हैं, कुछ भी निष्पादन करते हैं, सर्वोच्च स्तर पर निष्पादन करते हैं, तो उसके लिए उनको क्या दिया जा सकता है, भारत रत्न दिया जा सकता है। इसके लिए इसको भी 2011 में समावेश कर लिया गया, पहले तो सिर्फ 3 ही स्तर पे दिया जाता था। तो अगर इतना समझ में आया तो कमेंट करो यस, मैं आपको लिखा देता हूं ये आर्टिकल 18 का जो है विवादित मुद्दा, ठीक है, इस पे न्यायालय के क्या निर्णय आए और ये किस तरह से वैलिड है, क्योंकि मेंस में अगर कभी भी पूछ दिया गया तो आप क्वेश्चन लिख सको, आपको अनुच्छेद 18 पूरी तरह से समझ में आए। अगर एग्जामिनर पूछता है, पीटी में पूछता है या इंटरव्यू में पूछता है तो क्लियर कट रहो। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, भारत में दिए जाने वाले सम्मानों पर विवाद का मुद्दा, ठीक है, लिखो। 1954 में भारत सरकार ने नागरिकों को सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए 4 अलंकरणों की शुरुआत की। 4 अलंकरणों, ठीक है, 4 अलंकरणों की शुरुआत की, जिन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कहा जाता है। भारत रत्न कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्रों में दिए गए विशेष योगदान के लिए तथा अन्य तीनों सम्मानों को अन्य क्षेत्रों, ठीक है, यहाँ तक कि सरकारी सेवाओं में भी, ठीक है, किसी मिनिस्टर ने अच्छा काम किया है या कोई सरकारी आदमी ने अच्छा काम किया है तो उनके लिए भी ये दिया जा सकता है, ठीक है, सेवाओं में भी शामिल है, ठीक है। इन सम्मानों की बहुत आलोचना हुई, जो ये सम्मान दिया गया इनकी बहुत आलोचना हुई तथा आचार्य जेबी कृपलानी, ब्रैकेट में लिख लेना आपको ताकि समझ में आए, कांग्रेस अध्यक्ष 1947, ठीक है, इसके बड़े आलोचक थे, ठीक है, इसके बहुत बड़े आलोचक थे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो समर्थन में नहीं थे, क्योंकि उनके अनुसार ये सम्मान अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करते थे, ठीक है। इसके बाद आप लिखो 1977 में जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इन सम्मानों को प्रतिबंधित कर दिया या बंद कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट 1980 में वापस इंदिरा गांधी की वापसी के साथ इन सम्मानों को पुनः चालू कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद 1992 में अगेन वापस से सर्वोच्च न्यायालय ने इसको प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। इसके बाद 1996 में, ठीक है, आप क्या करना है, पॉइंट डाल के या ऐसे करते लिखते जाना, ठीक है, बुलेट पॉइंट में, आप चाहे राउंड बना लो, जैसा कट बना लो, जैसा भी बनाना है, बुलेट पॉइंट में तो लिख लीजिए। 1996 में बालाजी राघवन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि सरकार द्वारा दिए जाने वाला सम्मान उपाधि नहीं है, क्योंकि न्यायालय ने उपाधि और सम्मान का स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उपाधियां स्वार्थ को पूरा करने के लिए दिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, परंतु सम्मान व्यक्ति के समाज के प्रति दिए गए विशेष योगदान के लिए दिया जाता है तथा इन सम्मानों का उपाधियों की तरह नाम के आगे पीछे या नाम के आगे या बाद में लगाकर उपयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया
जा सकता है। इसीलिए सम्मान जो है उपाधि से अलग है, इसीलिए भारत में सम्मान दिया जा सकता है। परंतु किंतु लेकिन मगर बट सम्मान का मैंने बता दिया आपको उपाधियों की तरह उपयोग प्रतिबंधित है, ठीक है। परंतु ये आपको पता है यहाँ पे लेकिन कोई कानून है नहीं, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो क्या सजा दी जाएगी ये निर्धारित नहीं है। लेकिन अगर संसद चाहे, अगर आपको अपने तरीके से लिखना है तो लिख लो, अगर संसद चाहे तो अनुच्छेद 35 के तहत क्या कर सकती, कोई भी कानून बना के प्रावधान लागू कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इसी आधार पर हाल ही में भारत सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी एक जानकारी में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपिता के रूप में औपचारिक रूप से महात्मा गांधी को उपाधि नहीं दिया गया है, क्योंकि यह राष्ट्रपिता का उपाधि महात्मा गांधी को देना यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करेगा, इसीलिए उपाधि नहीं दिया गया है औपचारिक रूप से। अनौपचारिक रूप से तो सभी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट लिख लीजिए। 2011 के अंत में भारत सरकार ने भारत रत्न सम्मान देने की कसौटियां बदलकर कला साहित्य और विज्ञान के अलावा मानवीय उद्यम में किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, जो भी मानवीय उद्यम है उसके किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर का निष्पादन या सर्वोच्च स्तर का योगदान करने वाले व्यक्ति को शामिल किया, ठीक है। तथा ऐसा माना जाता है कि ये बदलाव सचिन तेंदुलकर तथा ध्यानचंद्र को भारत रत्न देने के लिए किया गया था। अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस, अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस। और मुझे लगता है यार, अगर इतनी अच्छी तरीके से समझाने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये मेरी कमी है, आप लोगों की नहीं कमी है, क्योंकि मेरा फोकस था कि मैं इजीली आपको समझाऊं। या आर्टिकल 18 देखिए क्या है ना, कभी भी कोई चीजें कब आ जाए, इसीलिए हम क्या है किसी भी चीज को छोटा नहीं समझ सकते, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है वीडियोस। क्योंकि देखिए मैं पढ़ाने से पहले ना मैं भी देखता हूं कि लोग यार क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग किस तरह से किस टॉपिक को प्रायोरिटीज दे रहे हैं। तो मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, इसको ना कोई वीडियोस तो है ना 1.5 मिनट में खत्म हो गया आर्टिकल 18, क्योंकि वो सीधा ही बता देते कि भैया इसका ज्यादा उपयोग तो नहीं है। इसीलिए आर्टिकल 80 क्या है, उपाधियों का अंत करता है। आर्टिकल 18 क्लॉज 1, 18 क्लॉज 2, 18 क्लॉज 1 में शिक्षा और जो सेना है वो क्या कर सकती है, वो उपाधियां दे सकती है, इनको छोड़ के अन्य कोई नहीं दे सकता। 18 क्लॉज 2 में क्या है, भारतीय नागरिक कोई भी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। 18 क्लॉज 3 में क्या है, कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में लाभ का पद धारण किए हुए है वो विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता बिना राष्ट्रपति के परमिशन के। और 18 क्लॉज 4 में क्या दिया गया है, 18 क्लॉज 4 में चाहे वो भारतीय नागरिक हो या कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में लाभ का पद धारण किए हुए बिना राष्ट्रपति के परमिशन के उपहार और कोई भी भेंट किसी भी विदेशी राज्य से बिना परमिशन के नहीं ले सकता है। तो इतना समझा के खत्म कर देते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत टाइटल, लेकिन मैंने आपको क्लियर कट समझाया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, ठीक है। क्या पॉइंट नहीं समझ में आया, अगर समझ में आया तो कमेंट करना समझ में आया। तो उससे क्या है, मेरा जो प्रोत्साहन है, देखिए यहाँ पे सरकार सम्मान दे रही है कि कोई व्यक्ति क्या है जी जान से समाज के लिए कुछ उद्धार का काम कर रहा है। और मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास में ही क्या कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस किस पॉइंट से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ से पीटी में आ सकता है, कहाँ से मेंस में आ सकता है, स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको इजीली तरीके से, और यहाँ तक कि आप देखोगे तो मैं आपको बताने के लिए मैं किसी बुक से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं डेली, अभी आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, अभी मैंने आपको यही टॉपिक लिखा है, भारत में दिए जाने वाले सम्मानों पर विवाद का मुद्दा, ठीक है। तो मैं आपको जहां पे, ऐसा नहीं है मैं पहले से ही सारी चीजें लिख के रखा हूं, आप देख सकते हो आज अनुच्छेद 18 पर लिखा है आपको, और इसके बाद यहाँ पे ये पूरा बुक खाली है, ठीक है। तो आप सोचिए कि मैं आपको पढ़ाने से पहले जो मेरे नॉलेज है, प्लस मैं हर चीजों के तत्व को वेरीफाई कर लेता हूं कि यार मेरे से कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि क्या है, ये जो शिक्षा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पीटी में आप देखोगे ना 0.25 मार्क्स की वजह से लोग रिजेक्टेड हो जाते हैं। तो अगर मैं कहीं से भी मेरे को जो चीजें पता और मैं जो बुक्स पढ़ा हूं उनके ही रेफरेंस से आपको बता दूंगा, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए मैं चीजों को हर जगह से क्रॉस वेरीफाई करके टॉपिक को छोटा
करने की कोशिश करता हूँ। अभी आपको लगेगा कि आप इतना बड़ा टॉपिक पढ़ा रहे हो और छोटा बोल रहे हो, तो भैया ये छोटा ही है। अगर आपको डिटेल में कोई चीज समझना है, आप यूपीएससी जैसे एग्जाम देना चाहते हो और आप इसको बोलोगे 5 मिनट में खत्म कर दो, तो भैया यूपीएससी की तैयारी मत करो। और जो मैं समझा रहा हूँ अगर आप इसको समझ लिए ना, तो मैं बोलता हूँ आप इतना ही लिख लोगे ना और इतने को ही पढ़ोगे, तो मैं बोलता हूँ आपका कॉन्सेप्ट मैं जो पढ़ा दिया हूँ उसमें क्लियर कट रहेगा, उसमें आपकी गलती नहीं होगी। हाँ, हो सकता है पीटी में घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यार मैं भी अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं कंफ्यूज नहीं तो होता हूं, क्योंकि जो यूपीएससी का लेवल है ना वो बहुत ऊपर है। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है ना वो खुद भी एक टाइम कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने पीटी में क्या क्वेश्चन पूछे, इसका राइट आंसर क्या है, इसलिए पहले ही नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी मास्टर नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊं वो क्या करूं, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाऊं और आपको समझ में आए। तो इसीलिए मेरे को प्रोत्साहन स्वरूप, ठीक है, मेरे सम्मान स्वरूप आप लोग भी मेरे को क्या है कोई सम्मान दे दीजिए। इसे मैं वही सम्मान चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करो कि मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ वो चीजें आपके समझ में आ रही है या बाउंस जा रही है, और अगर समझ में आ रही है या फास्ट हूँ, स्लो हूँ, ठीक है, या छोटे वीडियोस बनाओ या ऐसे ही डिटेल में वीडियो बनाते रहो या बहुत स्लो चल रहा हूँ, तो जो भी है आप मुझे कमेंट करके मेरा भी समर्थन आप करते चलो। ठीक है, और इसके बाद मैं आगे जो है अगले लेक्चर में, अभी तो हमारा जो है ये तो खत्म हो गया। ठीक है, अभी ये 1 मिनट, हाँ ठीक है चलेगा। तो इसमें और तो मैंने कोई भी पॉइंट नोट नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग जो है समता का अधिकार यहीं पे खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि समता का अधिकार तो पूरी तरह से हो गया, तो अभी इसमें और कुछ जानने लायक नहीं है। अभी आप बोलोगे इससे रिलेटेड मेंस में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं पहले ये पूरे मूल मौलिक अधिकार आपको पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हैं उसको भी मैं थोड़ा सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी रेफरेंस वाली बुक भी मैं यूज करता हूँ, ताकि देखिए क्या है, मेरी भी एज आप जैसी कमी होगी। ठीक है, और कैसा है कि मैं चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे दिमाग में ना पूरी तरह से फिट हो गया है, फिट नहीं है, लेकिन मेरे को जो इजी वर्ड में समझ में आता है मैं वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो मुझे समझा दो, तो ताकि मैं और इजीली तरीके से आप लोगों को समझाऊं। तो आज समता का अधिकार खत्म हो गया है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है स्वतंत्रता का अधिकार चालू करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 19 चालू करेंगे, और ऐसे ही हम लोग ये मौलिक अधिकार जो है धीरे धीरे ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नीति निदेशक तत्व ये सब फास्ट रूप में पढ़ते जाएंगे। कार्यपालिका, इसके बाद राष्ट्रपति वगैरह सब, प्रधानमंत्री सब फास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन मौलिक अधिकार जो है ये जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके जीवन में भी बहुत उपयोगी है। आगे जाके अगर आप कुछ बनो चाहे ना बनो, आपको मौलिक अधिकार पता है तो आपके ऊपर कोई भी जबरदस्ती क्या कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता, चाहे वो पुलिस हो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। तो ये इसलिए मैं मौलिक अधिकार अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत बड़ा प्रवचन हो गया, 2-3 मिनट का बाबा ने प्रवचन खत्म कर दिया है। आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। तो इसी के साथ चलो दोस्तों, आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, मेरे हिसाब से कुछ लोगों को बहुत लंबा लगा होगा, तो इसके लिए सॉरी, और जिसको अच्छा लगा उसके लिए धन्यवाद। कमेंट करते रहो, पढ़ते रहो, और मेरी दुआ है कि आप ऐसे ही यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लो जहां जहां से कंटेंट जमा कर रहे हो। लेकिन एक ही वर्ड बोलूंगा कि आप कहीं से भी कंटेंट पढ़ो, कंटेंट को अपने हिसाब से नोट्स में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद उसको पढ़ो, तो देखो वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।